पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्लियर कर लिए थे और प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में दो ही बात दिमाग में रखना है कि उसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसका नाम था जाइलम और फ्लोएम उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता था। जाइलम एसेंट ऑफ सैप करता था, मतलब कि वाटर और मिनरल्स को ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट, मतलब अर्थ से ऊपर की तरफ ले जाता था, अर्थात रूट से लीव्स तक ले जाता था। जाइलम का काम था एसेंट ऑफ सैप, जबकि फ्लोएम जो था उसका काम था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो करता था वो लीफ से प्लांट के बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स थे, डिफरेंट टिश्यूज थे, उनके पास करना था, जिसमें रूट तक और एपेक्स पे भी ले जाता था वो। वहां पर हम लोग देखे थे कि एसेंट ऑफ सैप जो होता है पैसिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी खर्च नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो फोर्स चाहिए करने के लिए ट्रांसपोर्ट को या ट्रांसपोर्टेशन को, वो आपका आता था किससे? ट्रांसपायरेशन से। जबकि फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता था फूड का, ऑर्गेनिक फूड का, उसके लिए एनर्जी खर्च होता है अपने उसी प्लांट का जिसमें वो हो रहा है। अर्थात जो आपका ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम था वो एक्टिव प्रोसेस था, उसमें एटीपी खर्च होता था। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स का। चूंकि ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट समाप्त हो गया, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में हमको पढ़ना है मेनली ह्यूमन बींग्स का अपने सिलेबस के अनुसार। ह्यूमन बींग का जो ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसपोर्ट है, इसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, चूंकि ह्यूमन में देख रहे हैं हम, तो इसको कहते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या कहोगे कि ह्यूमन बींग में जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू होता है? थ्रू ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आपके मन में आएगा कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। यहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ज्यादा हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम लिखते हैं। क्यों भाई? सर्कुलेशन का मतलब होता है कहीं एक जगह से चले और फिर घूमकर वहीं पहुंच जाए। हाँ, मतलब रोटेशन टाइप का। होता क्या है ह्यूमन बीइंग में कि बॉडी के अंदर, ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या होता है? बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है। बॉडी फ्लूइड जो है वो आपका सर्कुलेट होते रहता है। और ये जो सर्कुलेशन होता है मतलब कि बॉडी में ही वो रोटेट होता है, ना कि बॉडी से बाहर जाता है। जैसा कि प्लांट में हम लोगों ने देखा कि प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ था कहाँ से? वो आपका सॉइल से, रूट के द्वारा। और वो वाटर अंततः कहाँ चला गया? वो एयर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर जो एब्जॉर्ब करता है वो, इसलिए उसमें सर्कुलेशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि रूट से गया पहले कहां तक? शूट तक, और शूट से फिर जो है ना डिफरेंट पार्ट्स में लीव्स तक, या फिर जो है ना एपेक्स तक, और फिर वापस जो है ना लौट के रूट तक आया। ऐसा नहीं हुआ था। उसमें वन वे था, नीचे से आ रहा है रूट से और स्टेम और लीफ से निकलता जा रहा है। जबकि इसमें ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि पूरे बॉडी में घूमते रहता है, बॉडी से बाहर नहीं आता है, या बाहर से बॉडी में नहीं के बराबर आता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो पैक टाइप का होता है, और इसीलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें आपका निम्नलिखित रचनाएं होती है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं कंसिस्ट ऑफ। पहला है हर्ट। क्योंकि कोई भी सिस्टम जो होगा वो किसका बना होगा? ऑर्गन का, है ना। तो यहां पर ये हर्ट का बना हुआ हो गया। हर्ट क्या हो गया? ऑर्गन। और दूसरा है आपका ब्लड वेसल्स। ये दोनों ऑर्गन हो गए जिसमें जो है ना आपका सर्कुलेशन होने वाला है। तो आपका दो ऑर्गन्स इसमें प्रमुख है। ये ऑर्गन जो है आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल्स भी 3 प्रकार के होते हैं, आगे हम देखेंगे। ये क्या करते हैं, आपका सर्कुलेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं मतलब गोल गोल घुमाते हैं उसको, रोटेट वे में, रोटेशन वे में, ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का रोटेशन करते हैं। और बॉडी फ्लूइड मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ब्लड, ठीक है, और ऑल्सो लिम्फ, लिम्फ। तो ये जो है ना, सर्कुलेशन जो करते हैं, सर्कुलेशन जो होता है ऑर्गन के द्वारा, किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा और ब्लड वेसल्स के द्वारा, वो आपका मुख्यतः 2 चीज का होता है। एक है ब्लड, और ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है लिम्फ। इसलिए ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम 2 भाग में बांटते हैं। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लेटरी सिस्टम, और दूसरा है हमें, और वो कौन है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमको यहां पर 2 चीजों को देखना पड़ेगा, एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को देखना पड़ेगा, और एक आपको देखना पड़ेगा किसको, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम घुसे तो देखते हैं उसमें क्या क्या होगा। हार्ट जो होता है वो क्या करता है, एज पंप काम करता है, ध्यान रखिएगा, एज पंप। पंप का क्या काम होता है, लिक्विड को प्राप्त करना या फ्लूइड को प्राप्त करना और फ्लूइड को भेजना। और ये जो वेसल होता है वो काम करता है एज पाथवे, वे, ट्यूब, है ना, रास्ता का नली के रूप में काम करता है, ट्यूब के रूप में काम करता है। थोड़ा सा इसमें हम अंदर जाएं, ब्लड वेसल्स के बारे में बताएं, हार्ट के बारे में बताएं, और लिम्फ और ब्लड के बारे में बताएं। उसके पहले हमको 2-3 शब्द को देख लेना होगा। एक ब्लड आता है, एक लिम्फ आएगा, एक सीरम आएगा, बार बार आएगा सीरम। तीनों में क्या अंतर है उसको देखते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सब इसको हम ब्लड, लिम्फ और सीरम क्या है। ब्लड में से अगर हम आरबीसी को हटा दें तो उसको लिम्फ कहते हैं। तो ब्लड क्या है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को हम एक साथ ब्लड कहते हैं, और उसमें से आरबीसी को हटा दे, क्या है ये, इसको हम अभी डिटेल से देखेंगे। चूंकि आप लोग 9th पास हैं तो हमको लगा कि इतना तो कम से कम जानते ही होंगे कि ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, लेकिन अभी हम देखेंगे थोड़ा सा उसको। और सीरम किसको कहेंगे, तो ब्लड में से ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन को हटा दो तो जो बचता है लिक्विड वो होता है ब्लड, है ना। तो अब आपके मन में आएगा कि ये कैसा होता है, तो ये समानता कैसा हो गया, कलरलेस, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि कलर होता है आरबीसी के कारण। और ये कैसा होता है, पेल एलोइस, पेल एलोइस होता है। क्यों पेल एलोइस होता है, क्योंकि ब्लड सेल्स कोई भी नहीं है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं है। और सामान्यतः इसी का यूज हम लोग करते हैं वैक्सीन बनाने में, यूज टू फॉर ए नंबर ऑफ वैक्सीन्स। कई वैक्सीन जो है ना
वो इससे बने हैं, किससे? सीरम से। अब उस प्रोसेस थोड़ा बहुत हम साइड से बता देंगे। ब्लड और ब्लड प्लाज्मा वगैरह तो हो गया होगा, ब्लड हम थोड़ा सा इसको देख ले ब्लड के बारे में। ये क्या होता है? रेड इन कलर होता है, कलर होता है। और आरबीसी तो क्या बता रहे थे कि ब्लड सेल्स जो है या ब्लड कॉर्पस्कल्स है वो 3 प्रकार के होते हैं हमारे ब्लड में। पहला है आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इरिथ्रो शब्द का मतलब ही होता है रेड, लाल। इरिथ्रो तो लाल, और साइट मतलब होता है सेल। तो रेड सेल मतलब लाल सेल, इसलिए इसका नाम इरिथ्रोसाइट है। जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, ये कलरलेस होता है या व्हाइट, इसलिए इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट सेल कहते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स मतलब होता है टुकड़ा, छोटा। ये क्या होता है कि आपके जो बोन मैरो होता है, हड्डी के अंदर जो कुछ विशेष जो आपके टिश्यू होते हैं, सेल्स का समूह होता है, उसमें से कुछ एक विशेष सेल का टुकड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आइडिया ले लें। उसके पहले ब्लड प्लाज्मा का बात कर लें। ये आपका मीडियम होता है, मीडियम ऑफ सेल ऑफ ब्लड। आपका जो ब्लड है उसमें जो सेल्स है उसका ये मीडियम है, मैट्रिक्स। तो इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट टिश्यूज को, ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। टिश्यू कहने का क्या कारण था? क्योंकि ये सेल्स और किसका बना हुआ होता है? मैट्रिक्स का। और सेल्स 3 प्रकार के इसमें, और मैट्रिक्स जो है ना वो आपका फ्लूइडी पार्ट है, मीडियम है ब्लड का। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आरबीसी के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, जबकि ब्लड सेल्स जो होते हैं 45% होता है। अब जरा देख लो, सेल जो है वो कम है, 45% है, और ब्लड प्लाज्मा कितना है? 55 है। ब्लड प्लाज्मा क्या बताए? ब्लड के मैट्रिक्स को ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है? वो जो है ना वो आपका मीडियम होता है जिसमें सेल पाया जाता है, एनिमल सेल। कहां पर? एनिमल टिश्यू में। तो एनिमल टिश्यू जो होता है उसमें 2 चीज होता है, एक सेल होता है और एक उसका मीडियम या माध्यम होता है जिसमें वो रहता है, और वो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स का निर्माण सामान्यतः सेल से ही होता है, लेकिन ब्लड में अपवाद है। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो 90% मैट्रिक्स जो है वो वाटर होता है। तो हमारे बॉडी में जो मैट्रिक्स होता है वो ब्लड सेल से नहीं बनता, और इसीलिए इसको ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, कंप्लीट सेल भी नहीं कहते, क्योंकि ये मैट्रिक्स को खुद नहीं बनाता है, बल्कि ये उसमें पाया जाता है। आपका जो ब्लड प्लाज्मा है वो 90% तो आपके भोजन से आ जाता है, जो आप पानी पीते हो, खाना खाते हो, उसमें से आता है ब्लड प्लाज्मा। और 10% में और बाकी सब आते हैं, जिसमें कि आपका मुख्यतः ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है, और वो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन आपके लीवर से बनता है। सेल लीवर नहीं है, लीवर एक ऑर्गन है, और वो जो है ना वो अपना प्रोटीन को बनाकर डाल देता है किसमें? ब्लड में। तो ब्लड का मैट्रिक्स का सिक्रीशन या निर्माण ब्लड सेल से नहीं होता, बल्कि दूसरे जगह से होता है, जैसे जैसे आपके न्यूट्रिशन से होता है, आपके लीवर से होता है, और तो और जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं उससे होता है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्लड प्लाज्मा का, और चूंकि 9th में ये डिटेल से पढ़ना था टिश्यू, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करने का कोशिश करते हैं। आपका ये आपका 9th में मैक्सिमम में मेनली पढ़ना था ब्लड के बारे में, है ना।
हम उसके जो महत्वपूर्ण बात है उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। ये जो आपका ब्लड है उसमें सबसे प्रमुख है ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड प्लाज्मा होता क्या है? वो फ्लूइडी मैट्रिक्स होता है जो जिसमें आपके ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। इसमें करीब 90% जो इसका हिस्सा होता है वो आपका क्या होता है? वाटर होता है। उसके अलावे ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होता है 7 to 9% तक। उसके बाद उसमें क्या होता है? मिनरल्स, आयंस, गैसेज है, इंजाइम्स होंगे, हॉर्मोन्स होते हैं, ये सब उसमें पाए जाते हैं। किसमें? ब्लड प्लाज्मा में। रियली में ब्लड प्लाज्मा का अगर फंक्शन का बात कहा जाए तो ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन है सेल ब्लड के मीडियम के जैसा काम करना। मतलब ब्लड सेल्स जो है उसका जो है ना वो मीडियम उसको प्रोवाइड करता है, उसका मीडियम है। अर्थात ब्लड प्लाज्मा रियली में लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ब्लड के लिक्विड पार्ट को ही ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ये भी कह सकते हैं दैट इज लिक्विड पार्ट। ध्यान रखिएगा, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड के लिक्विड पार्ट को ही ब्लड प्लाज्मा कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसी का, ब्लड सेल्स का बात करते हैं। ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा अगर संख्या में कोई पाया जाता है तो आरबीसी। आरबीसी के कारण ही आपका ब्लड रेड होता है, क्योंकि आरबीसी में एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और उस हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड कैसा होता है? आपका रेड होता है। सामान्यतः हम लोगों का जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो आपका सर्कुलर होता है और तो और बाइकॉनकेव होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जिस समय मैच्योरिटी होता है, मतलब वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उस समय उसका न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है, न्यूक्लियस टूट जाता है। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि ये बनता कहाँ है। तो आपका जो रेड बोन मैरो होता है, बोन के अंदर अगर आप लोग हड्डी को देखे होंगे तो हड्डी के बीच में देखिएगा छेद जैसा होता है, और उस छेद में ही मैट्रिक्स ब्लड का निर्माण, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। उसमें कई प्रकार के सेल्स होते हैं, सेल समूह होते हैं जिसमें कनेक्टिव फाइबर्स है, जिसमें न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, और कुछ विशेष सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें ब्लड फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। और ये सब के सब एक साथ बोन मैरो कहलाते हैं। तो बोन मैरो बोन के अंदर पाया जाता है, और बोन मैरो जो होता है दो प्रकार का होता है। एक जो बोन मैरो होता है वो रेड कलर का नजर आता है, और एक येलो बोन मैरो या ब्राउन। तो ये जो रेड बोन मैरो है उसका हमको महत्व है यहाँ पर। बाकी जो है ना आगे के क्लास में हम देखेंगे 11th में, या फिर वो मेडिकल वगैरह में है पढ़ना। तो ये जो रेड बोन मैरो होता है वो समानता आपके जैसे ये हड्डी है, ये हाथ में हड्डी होगा लंबा सा। अगर एक हड्डी को निकाले, बोन को निकाल ले, जो लंबा बोन है उसी में पाया जाता है समानता। उसको जब हम फाड़ेंगे तो अंदर में बोन मैरो मिलेगा, बोन के अंदर बोन मैरो मिलेगा। आप सुनते होंगे किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसमें क्या करना पड़ता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है ना। वो जो आपका बॉडी का लंबा हड्डी है, जैसे कि आपका जांग का हड्डी है, या फिर ये हाथों का जो हड्डियां हैं, इसमें से कोई आपका किसी में से पार्टिकुलर उसका बोन मैरो को छेद करके बोन मैरो को निकाल लिया जाता है और बाहर से बोन मैरो डाला जाता है। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। जो लोग मीट खाते हैं वो अगर हड्डी को चबाए होंगे तो हड्डी के बीच से चूसने पर कुछ निकलता है सेमी सॉलिड मटेरियल जैसा, वो बोन मैरो है। तो उसमें ये जो हड्डी है आपका, इसको हड्डी मान लो, बोन मान लो, तो इसके जो छोर है ना, किनारा जो है इधर का, आगे का, इधर का और इधर का किनारा, इस हड्डी का इसी रीजन में बोन मैरो पाया जाता है। मतलब छोर पर, इंड पर पाया जाता है रेड बोन मैरो। और बाकी बीच वाला जो क्षेत्र है वो आपका सामान्यतः बसा को इकट्ठा रखता है, बसा को स्टोर करता है।
रेड बोन मैरो जो होता है वो आपका क्या करता है, आपके विभिन्न ब्लड सेल्स को बनाता है, जिसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या ब्लड प्लेटलेट्स होगा। हम यहाँ पर अभी आरबीसी के बारे में देख रहे थे। तो आरबीसी बनता कहाँ है, रेड बोन मैरो में, और इसीलिए रेड बोन मैरो को हम अपने बॉडी का या हमारे बॉडी का हीमोपोएटिक टिश्यू कहते हैं। हीमोपोएटिक, हीमोपोएटिक का मतलब ब्लड को बनाने वाला टिश्यू। सामान्यतः आरबीसी जो होता है वो आपका गोलाकार होता है और बीच में दबा हुआ जैसा होता है, जबकि किनारा जो होता है उसका वो फुला हुआ जैसा होता है। हम अभी आपको बताए भी है कि इसको कुछ हद तक आप देख सकते हो पेड़ा के रूप में। वो जो मिठाई होता है उसमें देखना बीच में पेड़ा क्या होता है, दबा हुआ होता है, किनारा उसका फुला हुआ होता है, गोलाकार जैसा होता है। तो ऐसा कुछ नजर आता है। ये आपका बीच में इसकी मोटाई 1 नैनोमीटर में होती है। वो सब छोड़ देते हैं, हम आगे पढ़ लेंगे क्लास में। लाइफ स्पैन इसका 120 दिन होता है। मतलब जो आरबीसी बना है रेड बोन मैरो में, अब वो काम करे या ना करे 120 दिन में खराब हो जाएगा, टूट जाएगा या टूटना पड़ेगा उसको, उस काम करने लायक नहीं बचेगा, वो डेड कर जाएगा। ब्लड बैंक, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड बैंक एक ब्लड ग्रेवयार्ड का बात इससे जुड़ा हुआ है। ब्लड बैंक, बैंक किसको कहते हैं, वैसे स्थान या वैसी रचना को बैंक कहते हैं जहां पर कोई चीज को स्टोर किया जाए, इकट्ठा किया जाए। तो ब्लड बैंक मतलब ब्लड जहां पर इकट्ठा रहेगा, और ब्लड का मतलब है मुख्यतः आरबीसी, आपके ब्लड का सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाने वाला सेल्स है, और इसी कारण ब्लड लाल है। तो ये स्प्लीन जो है आपके बॉडी का ब्लड बैंक कहलाता है या ग्रेव यार्ड भी कहलाता है। ग्रेव यार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, ठीक है। सबसे ज्यादा आरबीसी अगर कहीं जमा होता है, अगर ज्यादा हो गया आपके बॉडी में, है ना, हमारे बॉडी में चूंकि इसकी संख्या जो है ना लिमिट होती है, एक निश्चित संख्या में पाया जाता है 5 लीटर में। तो अगर आपके बॉडी में आरबीसी संख्या में ज्यादा हो गया, रोज कई मिलियन जो है ना, रोज कई मिलियन आपका आरबीसी टूटता है और कई मिलियन बनता है। जितना टूटता है उससे ज्यादा बनता है, और अगर टूटे ज्यादा बने कम तब वो ब्लड कैंसर में हो जाता है। ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो आरबीसी की, चूंकि 5 लीटर ब्लड है, ब्लड की मात्रा कितनी होती है, 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर के बीच में, और उसमें से करीब 3.5 लीटर आपका ब्लड प्लाज्मा है, 55%, और इसी के कारण ये फ्लूइडी है, ठीक है, कौन, आपका ब्लड। तो बाकी में जो आपका 45% जो बचा, 45%, 3.5 लीटर वो हो गया, तो उसमें से अब घटा लीजिए, 5.5 से 5 से 5.5 होता है, तो 1.5 लीटर से 2 लीटर, तो 1.5 से 2 लीटर जो ये है, इसी में आपका आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, ब्लड प्लेटलेट्स होगा। अब उसमें अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, और इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर। डब्ल्यूबीसी की संख्या अचानक जब काफी बढ़ जाए आपके ब्लड में, तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का मात्रा तो बढ़ना नहीं है, 5 5.5 लीटर रहेगा, तो उसमें आरबीसी की संख्या कम होने लगेगी, और इसी को कहते हैं ब्लड कैंसर। तो डब्ल्यूबीसी जो है, खैर, तो ये ब्लड बैंक का बात कर रहे थे, ज्यादा अगर आरबीसी रहेगा तो कहां जमा हो जाएगा, स्प्लीन में, और स्प्लीन में टूटता भी ज्यादा है। 120 दिन से पुराना जो डब्ल्यूबीसी होता है आपके शरीर में कई जगहों पर टूटता है, लीवर में टूटेगा, बोन मैरो में भी टूटता है, हाँ, और स्प्लीन में टूटता है, लेकिन सबसे ज्यादा टूटता है स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड भी कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं, कब्रगाह भी कहते हैं, किसका, ब्लड का। ब्लड का क्यों, क्योंकि ब्लड का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन है, आरबीसी। अब इसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो आपका रेड होता है, लाल होता है। जैसे गाड़ियों में या आपके क्लास में आप देखे होंगे क्या लगा होता है, बेंच बना होता है, कुर्सी लगा होता है, और वो कुर्सी पर आप बैठते हो, जितना कुर्सी जितना बेंच होता है उतना बच्चे या उतने लोगों की बैठने की कैपेसिटी उसकी होती है, उस रूम का या उस गाड़ी का। हीमोग्लोबिन जो है ना वो कुछ हद तक गाड़ी के, मतलब आरबीसी गाड़ी समझ लो, आरबीसी को गाड़ी समझ लो, तो उसका सीट का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा आरबीसी, सॉरी, उस आरबीसी के अंदर O2 आएगा।
तो आरबीसी को पकड़ने का क्षमता किसमें होता है? हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है जो पाया जाता है आरबीसी में, और वो किसको पकड़ता है? O2 को, सॉरी, ऑक्सीजन को पकड़ने का क्षमता किसमें होता है? हीमोग्लोबिन। अब ये इस चूंकि हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है आरबीसी में, तो इसका एक काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। लेकिन कुछ एक किताब या कुछ एक लोग जो है ना CO2 को भी बोल देते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। हम ब्रैकेट में लिखे हैं ऑल्सो CO2। क्यों? क्योंकि जो मेजर फंक्शन है, मेन फंक्शन है किसका? हीमोग्लोबिन का, वो है O2 का ट्रांसपोर्ट, न कि CO2 का ट्रांसपोर्ट। हाँ, वो लौटने वक्त कुछ CO2 को भी लेते आता है। जैसे ऐसे समझ लो, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है वो हजारीबाग में है, कोई व्यक्ति गया में है, अब उसको कोई ट्रेन पकड़ना है या फ्लाइट पकड़ना है, तो क्या किया? अपने अपने गाड़ी वाले को, अपने ड्राइवर को बोला, या अपना 4 व्हीलर से उसको जाना है, तो क्या किया? ड्राइवर को बोला भैया हमको चलो रांची छोड़ दो, या हमको जो है ना कोडरमा छोड़ दो, ट्रेन पकड़ेंगे। या गया है तो बोलेगा कि हमको पटना छोड़ दो। इसी तरह से कोई भी कहीं भी हो सकता है, वो धनबाद है तो बोलेगा चलो स्टेशन छोड़ दो। तो मान लीजिए उसको जो है ना आपको पकड़ना है फ्लाइट, या उसको ट्रेन पकड़ना है, तो जहां जाना है जिस जगह पर, वहां तक वो गाड़ी से गए। अब वो ट्रेन पकड़ना था, ट्रेन पकड़ा, या फिर फ्लाइट पकड़ना था, फ्लाइट पकड़ा। लेकिन जब ड्राइवर वहां से लौटने लगता है, तो क्या करता है? कुछ एक लोगों को चढ़ा लेता है गाड़ी पे, चलिए फलना जगह लौटिए। अब वो चलते वक्त जो चढ़ा लिया, उससे कुछ पैसा लिया, उसको उतार देता है। आप कई बार देखे होंगे ऐसा, प्रेस वाले गाड़ी में लोग जो है ना चढ़ के चल जाते हैं। प्रेस के गाड़ी का काम क्या है? पेपर को पहुंचाना, न कि आदमियों को ढोना। लेकिन जब पेपर उतार देता है वो, तो जब लौटने लगता है खाली, तो क्या करता है? कुछ लोगों को चढ़ा लेता है, उससे कुछ पैसा ले लेता है। यही स्थिति यहाँ होता है। O2 का मेन का, O2 ट्रांसपोर्ट का काम ही मेन है किसका? आरबीसी का। आरबीसी का मेन काम है O2 ट्रांसपोर्ट। लेकिन लौटते वक्त वो कुछ CO2 को भी लेते आता है। आरबीसी का बात करते हैं, ये इरेगुलर शेप का होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसका भी निर्माण रेड बोन मैरो में ही होता है। इसका लाइफ स्पैन जो होता है, वो चूंकि ये कई प्रकार का होता है, तो कुछ दिन से लेकर साल से लेकर पूरे जीवन काल तक हो सकता है आपका। इसका फंक्शन क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन होता नहीं है, इसलिए कलरलेस होता है। इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अकेला अकेला ब्लड सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस रहता है। ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है, जिसको एंटीजन कह रहे हैं, उसको डिस्ट्रक्ट करना, उसको तोड़ना, और तो और एंटीबॉडी को बनाना। एंटीबॉडी क्या होता है? एक विशेष रचना होता है, एक विशेष केमिकल पदार्थ होता है, जो क्या करता है? बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों को या एंटीजन को समाप्त करता है। जैसे आप अभी टीका सुन रहे होंगे, कोरोना का टीका, वो क्या करेगा? एंटीबॉडी बना के रखने में मदद करेगा। और अगर मान ली कोरोना का वायरस आपके बॉडी के अंदर आएगा, तो उसको क्या करता है? डिस्ट्रक्ट कर देता है। अब जब ये एंटीबॉडी बनाता है, फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करता है, अर्थात आपको रोगों से क्या करता है? बचाता है, रोगों से सुरक्षा देता है, स्वतंत्रता देता है, और इसी को कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, रोगों से स्वतंत्रता। और ये कौन देता है? आपका WBC देता है। तो आरबीसी का काम क्या हो गया? गैसों का ट्रांसपोर्ट करना। और WBC का काम क्या हो गया? रोगों से सुरक्षा करना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, और आगे में हम देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स जो है ना, वो केमिस्ट्री बायोलॉजी का अगर बात करें, तो ये बिना केमिस्ट्री का बायोलॉजी नहीं हो सकता है। और बहुत आसान है, अगर समझ के पढ़ते हैं तो ये दोनों आसान है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों आसान है। लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो बहुत गंदा है स्थिति इसका, रट के याद नहीं किया जा सकता। कई बच्चों के माथा में क्या है कि बायोलॉजी जो है ना बहुत बहुत रट के हमको याद करना पड़ेगा। बायोलॉजी में रटना नहीं है, और बायोलॉजी से आसान कोई विषय भी नहीं है अगर हम समझ के पढ़ते हैं तो। देखो, आप पढ़ते होंगे पोलर और नन पोलर, पोलर और नन पोलर, ये दोनों में आता है, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी। पोलर का मतलब क्या होता है? चार्ज, जिस पर चार्ज होता है, चार्ज प्रेजेंट।
अगर कोई वैसा हो, मॉलिक्यूल लिख सकते हो, कंपाउंड लिख सकते हो, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, है ना, उनको पोलर नॉन पोलर कहते हैं। तो चार्ज जिस पर होता है उसको पोलर कहते हैं, और चार्ज जो है ना एब्सेंट होता है तो उनको नॉन पोलर कहते हैं। किसमें? मीडियम में। मीडियम में सामान्यतः कौन होगा? H2O में, वाटर में। वाटर में किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को डाले और अगर उस पर चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग पोलर कहते हैं, है ना, प्लस माइनस का बात हो जाए तो उसको पोलर कहेंगे। और जिसपे चार्ज नहीं आए, किसमें? आपके वाटर में उसको डालने पर, तो उसको नॉन पोलर बोलते हैं। सामान्यतः H2O जो होता है, हाँ तो हाँ पोलर होता है, तो इसका पोलर जो होगा ना वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड एज प्रेजेंट। जिस रूप में मौजूद है उसी रूप में एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि इसका क्या करना पड़ता है, सॉरी, इन मीडियम का बात था ना, इन मीडियम में अगर डाले और वो आपका चार्ज आ जाए तब ना, है ना। अगर वो आपका, इसको क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। किसमें बाबू? न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन जो होता है उसमें यही होता है। अगर कोई पोलर है तो ऐसे ही ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन जो नॉन पोलर होता है उसको तोड़ना पड़ता है। तो जो भी पोलर है, आपके मन में आएगा सर पोलर में कौन आ जाएगा? जैसे देख लो, अगर आप सोडियम NaCl को डाले हो पानी में तो क्या हो जाएगा? ये Na+Cl- हो जाता है। H2O को डालो तो क्या हो जाएगा? H2O, तो H पर प्लस हो जाता है और O पर माइनस हो जाता है, ये पोलर हो गया। इसी प्रकार से जो भी है, KCl है तो K+Cl- हो जाता है। तो जो भी आपका मॉलिक्यूल पोलर रूप में होता है उसका एब्जॉर्प्शन उसी तरह से हो जाता है आपके न्यूट्रिशन में, और जो नॉन पोलर होता है सामान्यतः उसको तोड़ा जाता है। लेकिन विटामिन जो है वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, सामान्यतः उसी रूप में एब्जॉर्ब हो जाता है जिस रूप में वो होता है। विटामिन का भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें डाइजेशन सामान्यतः किसका होता है? इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं ना, ब्रेक डाउन को ही क्या कहते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन सामान्यतः पोलर का होता है, सॉरी नॉन पोलर का होता है, जैसे प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे फैट, इन तीनों का आपका आराम से डाइजेशन करना पड़ता है। इवन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मतलब DNA RNA, तो ये चार को दिमाग में रखिएगा कि डाइजेशन होता है किस समय? न्यूट्रिशन के समय। पहला प्रोटीन बिना डाइजेशन का एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट बिना डाइजेशन का एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। तीसरा फैट बिना डाइजेशन का एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। और चौथा है आपका कौन? न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA बिना डाइजेशन का एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। बाकी दो बचा आपके पास। न्यूट्रिशन में हम कितना लिखे थे? 6 लिखे थे। दो बचा कौन कौन? एक H2O और एक मिनरल्स, खनिज लवण। तो खनिज लवण है जैसे NaCl वगैरह है, ये सब क्या होता है? देखो आयन के रूप में टूट जाता है, मतलब पोलर होता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन आराम से हो जाता है। और जो आपका विटामिन है उनका भी एब्जॉर्प्शन आराम से बगैर डाइजेशन का हो जाता है। तो विटामिन का और किसका? वाटर का एब्जॉर्प्शन का आवश्यकता नहीं हो, सॉरी डाइजेशन का आवश्यकता एब्जॉर्प्शन के समय नहीं होता है। बिना डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है विटामिन का और किसका? वाटर का। लेकिन बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इनका एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेशन का होना आवश्यक होता है। और इसीलिए हम इंसुलिन को मुंह से नहीं ले सकते हैं। इंसुलिन सुनते होंगे आप, डायबिटीज में लिया जाता है तो सुई से लिया जाता है, मुंह से नहीं लिया जाता है। क्यों भैया? मुंह से लेंगे तो इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है, और प्रोटीन है तो जाएगा तो क्या होगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होगा तो फिर तो आपके बॉडी में इंसुलिन तो बनता नहीं है,
तभी तो आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ा, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा इंसुलिन मुंह से लेने से। लेकिन अब जो है ना, वर्तमान में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी दवाओं को बनाएं, और सफल भी हुए हैं कुछ में, कि जो क्या करे, उसमें जो केमिकल कंपाउंड मिलाया जाए वो उसको टूटने से बचाए, वो पोलर हो। वो पोलर होगा तो क्या होगा, वो जब एब्जॉर्ब होगा तो साथ ही साथ आपका इंसुलिन भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपको सुई नहीं लेना पड़ेगा, वो दवा से खा लेंगे हम। तो ये आपका हम बोल रहे थे एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ब्लड प्लेटलेट्स का हम फिर से बता रहे हैं, क्या बोल रहे थे, ये रियली में सेल नहीं होता है, बल्कि सेल का हिस्सा होता है, कोशिका का हिस्सा होता है। आपका जो बोन मैरो होता है उसमें कुछ बड़े बड़े सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड, खास करके उन्हीं का एक टुकड़ा जो है ना, वो टूट के ब्लड प्लेटलेट्स के रूप में आ जाता है। और ये करता क्या है, तो इसका काम ऐसे समझ लो, ना तो हीमोग्लोबिन है ना न्यूक्लियस है। हीमोग्लोबिन अगर होता तो आरबीसी होता, आरबीसी सॉरी, हीमोग्लोबिन अगर होता तो क्या होता, ऑक्सीजन को ढोता, मतलब आरबीसी वाला काम करता। लेकिन हीमोग्लोबिन है नहीं तो आरबीसी वाला काम नहीं करेगा, और न्यूक्लियस भी नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो डब्ल्यूबीसी वाला काम नहीं कर पाएगा। तो ना तो ये डब्ल्यूबीसी वाला काम कर पाता है, ना आरबीसी वाला काम करता है, तो नया काम करता है। और नया काम क्या है इसका, ब्लड क्लॉटिंग करना। तो आपके मन में आएगा सर ब्लड क्लॉटिंग क्या मतलब हमेशा खून जमा देगा, तब तो ब्लड के बॉडी के अंदर जमा देगा? नहीं सर, ये ब्लड को तब जमाता है जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाए। आप कस के ऐसे मार दिए या चोट लग गया तो क्या होता है, काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर चोट लगा वहां का ब्लड वेसल्स जो है ना वो डैमेज हुआ। तो जब तक ब्लड वेसल डैमेज नहीं होगा तब तक ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। या कट गया तो कटा तो क्या हुआ, ब्लड वेसल डैमेज हो गया। तो ब्लड वेसल जब तक डैमेज नहीं होगा तब तक ब्लड क्लॉटिंग ये नहीं करवाता है। और अगर ब्लड वेसल्स के डैमेज हुए के बगैर हो गया ब्लड क्लॉटिंग तो आपके लिए ठीक नहीं है, आप ऊपर चले जाएंगे, ब्रेन हिमोरेज हो जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा। वो नॉर्मल नहीं है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस क्या है कि ब्लड वेसल्स में अगर कोई डैमेज हो तभी ब्लड का क्लॉटिंग करवाएगा। ये आपका ब्लड करीब करीब समाप्त हो गया। और हम कुछ और पढ़ाना चाह रहे थे लेकिन समय चूंकि कम है, तो ब्लड सेल्स हमको लगता है कि आप आराम से समझ लेंगे। अब थोड़ा सा ब्लड फंक्शन करके, ब्लड का फंक्शन करके हम इसको समाप्त कर रहे हैं। ब्लड का क्या फंक्शन है? ब्लड का पहला फंक्शन ये है कि रिस्पायरेटरी गैसेस जो है जैसे O2 और CO2 उसका ट्रांसपोर्ट करना। O2 को कहां से, लंग से लेकर टिश्यू तक, आपके बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यू हैं वहां तक। जबकि CO2 का टिश्यू से लेकर लंग्स तक, आपके बॉडी में जितने आपके टिश्यू हैं वहां से लंग्स तक जो है ना वो क्या करता है, CO2 को ले जाता है वापस लौटा के। ये ऐसे हम एक्सक्रीटिव वेस्ट में भी लिख सकते थे CO2 को, लेकिन हम यहाँ पर रिस्पायरेटरी गैसेस करके दोनों को एक साथ लिख दिए। अगला आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपके बॉडी में गट से है ना, आपके एलिमेंट्री कैनाल से उठाता है न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को, और पूरे बॉडी में टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सोच लो अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ब्लड नहीं होता तो क्या होता। ब्लड नहीं होता तो हर टिश्यू के पास आपको भोजन पहुंचाना पड़ता। आप डालते हो पेट में और पूरे बॉडी के लिए निश्चिंत हो जाते हो, किसके कारण, ब्लड के कारण। सांस लेते हो, फेफड़ा में जाता है और निश्चिंत हो जाते हो पूरे बॉडी के टिश्यू के लिए। नहीं तो अलग अलग के लिए अलग अलग आपको रिस्पायरेशन करना पड़ता, हाथ का रिस्पायरेशन अलग, हाँ पैर का अलग, माथा का अलग, सबके लिए जो है ना वो ऑक्सीजन लेना पड़ता, CO2 निकालना पड़ता। अगर ये नहीं होता तो न्यूट्रिएंट्स पेट से पूरे बॉडी में नहीं पहुंच पाता। और तो और जो हार्मोन्स हैं उनको भी ग्लैंड से टिश्यू तक नहीं पहुंचा पाता कोई बॉडी में आपका, अगर ये नहीं होते तो। अगर ये नहीं होते तो एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो हार्मफुल पदार्थ आपके बॉडी के अंदर निकलता है ऑर्गन से, टिश्यू से, सेल से, वो उसको निकालने वाले ऑर्गन तक ले जाने का काम कौन करता है, आपका ब्लड करता है। और एक सबसे बढ़िया काम में एक करता है एक और, कि आपके पूरे बॉडी का पीएच का मान, पीएच मान है ना, एसिडिटी बेसिसिटी आप लोग पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, उसको मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है।
ये बफर सॉल्यूशन जैसा काम करता है। बफर सॉल्यूशन केमिस्ट्री में पढ़ना है, बफर सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें अगर एसिड को मिलाया जाए या बेस को मिलाया जाए तो उसका पीएच वैल्यू पर ज्यादा चेंज नहीं होता है, उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये बफर सॉल्यूशन जैसा काम करता है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखता है आपके बॉडी में। आप जो है एसिडिक चीज खा लीजिए, हाँ, खूब नींबू का पानी पी लिए, नींबू खूब मार लिए एकदम जूस में, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका जो है ना पूरे बॉडी में एसिडिक हो जाएगा या कहीं पर एसिडिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करके उसको क्या करता है, उसके पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखता है। नहीं तो सोचो, एसिडिक चीज खाते तो पूरा एसिडिक हो जाते, बेसिक चीज खाते तो बेसिक हो जाते, हाँ, तो बड़ी समस्या हो जाता है भाई। ये आपको ब्लड जो है ना मेंटेन करने में मदद करता है। और तो और पूरे बॉडी का टेम्परेचर, ऐसा नहीं है कि हाथ का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, नाक का बॉडी का टेम्परेचर कुछ और पैर का बॉडी का टेम्परेचर कुछ और, नहीं होता। किसके कारण? आपके ब्लड के कारण। अगर ब्लड नहीं होता तो पूरे बॉडी का टेम्परेचर एक समान नहीं होता। और शायद आप लोग जानते होंगे, आपको हम पहले भी बताए होंगे, लीवर जो है वहीं पर आपका बॉडी का हीट जनरेट होता है। आपका हीटर जो होता है बॉडी के अंदर, चूल्हा जिसको बोल सकते हो, वो आपका कौन है? लीवर है। वहां पर हीट जनरेट होता है। आपके मसल्स हैं, जो बड़े बड़े मसल्स हैं, वो आपके हीट जनरेटर हैं। वहां पर क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है। खूब व्यायाम करते मालूम होता है कि यहाँ पर धुआं मार रहा है, आग मार दिया, कहां पर? जहां मसल्स है, और बाकी सब ठंडा हो गए। वहां से पूरे बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बना के रखता है या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बना के रखता है पूरे के पूरे बॉडी का, तो कौन बना के रखता है? ब्लड। अगर ब्लड नहीं होता तो पूरे बॉडी का टेम्परेचर एक समान नहीं होता। तो ये कुछ एक काम था किसका? ब्लड का। नेक्स्ट डे हम लोग हार्ट और क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स देखेंगे और उसमें डिटेल से उसको पढ़ते हुए चलेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो